हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनग्रोव इकोसिस्टम। जो हम लोग का इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेशन चल रहा है, जो हम लोग की क्लासेस हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लासेस हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर इन क्लासों को रन करते हैं। देखो, एक मैंने चीज देखा है कि स्टूडेंट के बीच में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, या वो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास प्रोवाइड कराया जाए, और जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो यहां पर हम फिर इसके बाद जो एडवांस लेवल की चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरी क्लास है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्लास है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियरेंस रखेंगे। ठीक है, और ये क्लास मेरी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको इक्वली बेनिफिट ले सकते हैं इसका। और जब ये हम लोग की बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करते हुए क्या करेंगे कि वहां पर हम लोग एडवांस लेवल की चीजें देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो हमारी क्लास है उसमें करंट अफेयर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कैसे फोकस्ड करते हुए अपनी क्लास को रन करें। तो आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, और इसके बाद जो होंगी अदर क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनग्रोव इकोसिस्टम, जिसको बोलते हैं मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र। तो इसके पहले हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और ये कुछ विशेष पारिस्थितिक तंत्र हैं, जैसे हो गया वेटलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र, प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र और मैनग्रोव इकोसिस्टम। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैनग्रोव क्या होते हैं कि एक विशेष प्रकार के या विशेष प्रजाति के वृक्ष होते हैं या वन होते हैं, जो खास करके जो सागर तटवर्ती क्षेत्र हो वहां पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये स्थलीय भाग पर भी और स्वच्छ जल पर भी उपस्थित हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो वहां पे वृद्धि होती है वो तटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है। ये मैनग्रोव जो होते हैं ये इकोसिस्टम के रूप में या एक ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थोड़ी सी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन या स्टैंडर्ड जो इस विषय में जो बातें हैं वो बताना बेहतर समझता हूं, ताकि हम तो बता ही सकते हैं कि क्या चीजें हैं, बट रिटन फॉर्म में आप देखें उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो ठीक है, तो थोड़ा हम लोग वन बाय वन करते हुए इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे कि मैनग्रोव इकोसिस्टम क्या होता है, किसको मैनग्रोव इकोसिस्टम बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया में इसकी कंडीशन क्या है या इसका एरिया कहाँ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब वही हमने शुरू में कहा कि ये एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम है। ठीक है, मैनग्रोव आर generally trees that grow on the coast, estuaries, tidal creeks, backwater, lagoons and swampy area of tropical and subtropical regions। तो पहला ये चीज ध्यान रखना है कि जो मैनग्रोव होते हैं ये कहाँ होते हैं। जनरली, जनरली का मतलब है कि सामान्य रूप से, ठीक है, तो कोस्ट पे, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों पे, एस्चुअरीज जो ज्वार नदमुख होती हैं वहां पे, टाइडल क्रीक्स, टाइडल क्रीक्स का मतलब होता है कि ज्वारीय क्रीक। मतलब टाइडल क्रीक क्या होता है पहले देख लेते हैं। क्रीक क्या होता है, एक क्रीक क्या होता है कि ये जलीय क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र होता है जो पतला छिछला लेकिन स्थल में ये अंदर तक प्रवेश किया होता है, तो इसे क्रीक कहा जाता है। जैसे नाम आपने सुना होगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच जो कच्छ का रन है हमारा, वहीं पे कोरी क्रीक और सर क्रीक है। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक थोड़ा विवाद का विषय बना हुआ है, तो ये क्रीक होता है। ठीक है, बैक वाटर क्या होता है, बैक वाटर्स क्या होते हैं कि तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जो कोस्टल एरिया के आसपास होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो क्या होते हैं कि स्थलीय भाग से थोड़ा सा वो घिरे होते हैं। ठीक है, लैगून्स क्या होती हैं कि एक ऐसी झील होती हैं जो होती तो स्थल में स्थित हैं, लेकिन इनका मुहाना जो है या एक सिरा जो हो वह वो ओपन सी से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्लियर है, तो इनको लैगून्स बोलते हैं। जैसे हमारी चिल्का है, ठीक है, या पुलिकट है, या बिम्बनाद है केरल की, ये सब क्या है, लैगून्स हैं। स्वाम्पी एरियाज, स्वाम्पी का मतलब है दलदली क्षेत्र, ठीक है, या थोड़ा सा कीचड़ वाला क्षेत्र, मड़ी एरिया जो हमारे कोस्टल एरिया में होते हैं। अब देखो ये जो चीज होती है, मैनग्रोव यहाँ पे जनरली ओरिजिनेट होते हैं या यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। लेकिन मैनग्रोव के बारे में कहा जाता है कि मैनग्रोव जो होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो, अगर ग्लोब को देखा जाए तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
कर्क रेखा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, उसके बीच में ही इसका एक्सटेंशन पाया जाता है। बट इससे जो है अलग एरिया में भी मैनग्रोव हो सकते हैं, बट उनकी जो इंटेंसिटी है या उनकी जो एक तरह से कहा जाए कि ज्यादा उपस्थिति है वो कम होती है। ठीक है, ज्यादा उपस्थिति का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी उपस्थिति कम होती है, ज्यादातर उनकी उपस्थिति कम होती है। क्लियर है। अब देखो एक चीज क्या जो एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि जो मैनग्रोव वन है ये दक्षिण एशिया में खास करके इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं, या इनका यहाँ पे जो उपस्थिति है या जो विविधता है वो बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? दक्षिण एशिया, खास करके भारत में इन मैंग्रोव वनस्पतियों का ओरिजिनेशन माना जाता है, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, और यहां से ये विश्व के अनेक भागों में क्या हुए हैं, स्प्रेड किए हुए हैं या वहां पर पाए जाते हैं। एक हमने देखा है कि यूपीएससी में हाल के वर्षों में यूपीएससी ने क्या किया है, हाल के वर्षों में क्या मतलब इधर मैंने देखा है जनरली यूपीएससी किसी न किसी प्लांट के बारे में पूछ लेता है, पपीता, अनानास, ठीक है, या पपाया है, पाइनएप्पल है, या रेड सैंडवुड है, लाल चंदन है, ये कहाँ देशज हैं कि विदेशज हैं, ये किनको, या कोई वनस्पति जिनको पुर्तगाली लाए हैं उनमें किन में लाए हैं। तो एक बहुत ये जो टॉपिक चला हुआ है इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी वनस्पतियां या कौन से जो हम फ्रूट्स खाते हैं या जो वेजिटेबल्स हैं वो कौन कौन सी यहाँ की इंडिया की हैं, और कौन कौन फॉरेनर जो हैं या जो हमारे विदेशी जो यहाँ पे शासन करने वाले थे, जैसे पुर्तगाली हैं, अंग्रेज थे या फ्रांसीसी थे, ये कौन लाए हैं यहाँ पर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी में पूछा जा रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी उसको एक लिस्ट बना के हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए अब देखो मैंग्रोव्स कैन ग्रो इन प्लेस विथ साल्टी वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। तो हम लोग जनरली ये हम लोग के अंदर मिथ है कि मैंग्रोव केवल साल्टी वाटर में होते हैं, केवल खारे जल में होते हैं। बट मैंग्रोव जो होते हैं वो खारे जल में तो अधिकांशतः होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर और चट्टानी संरचना पर भी उग सकते हैं। लेकिन इन संरचनाओं पे, जैसे स्वच्छ जल या चट्टानी संरचनाओं पे, इनका हाइट छोटी होती है या इनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन होने को ये उग सकते हैं। क्लियर है। देखो, द मेन factor controlling the number of plant species and their density in a mangrove are areas is the ability of the vegetation of that areas to टॉयलेट साल्टी वाटर एंड टेम्परेचर। ठीक है, मैंग्रोव की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये तटवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि टेम्परेचर और वहाँ के जो खारापन है या जो सैलिनिटी है उसको कंट्रोल करते हैं या उससे खुद भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये उसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर है। तो मैंग्रोव वेजिटेशन जो होती है हमारे कोस्टल एरिया के इकोसिस्टम पे, पारिस्थितिक तंत्र पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, बहुत ज्यादा इसको प्रभावित करती है। अब यहां पर देखिए जो मैंग्रोव है ये क्या है, एक इकोटोन है। इकोटोन क्या होता है, हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इस वर्ड को काफी यूज करते हैं, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? ठीक है, इकोटोन क्या होता है? तो ये एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है या ट्रांजिशन जोन होता है जहां पर दो तरह के इकोसिस्टम आकर मर्ज करते हैं या जहां से दो इकोसिस्टम सेपरेट होते हैं। तो इकोसिस्टम के सेपरेशन या ट्रांजिशन वाला जोन जो होता है इकोसिस्टम का, उसको इकोटोन कहते हैं। तो ये जो मैंग्रोव है ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और सलाइन वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र और खारा जल पारिस्थितिक तंत्र के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र होता है। और ये जो संक्रमण क्षेत्र होते हैं ये दोनों इकोसिस्टम की विशेषताओं को धारण करते हैं और इनकी पारिस्थितिकी उत्पादकता, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो देखा हमने इकोटोन क्या होता है। ये इकोटोन मैंग्रोव हो गया, वेटलैंड हो गया, ठीक है, ये क्या है, इकोटोन है जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में स्थित होते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि आप अगर मैप में देखेंगे या इस तरह से इस मैंग्रोव वेजिटेशन के बारे में समझना चाहेंगे तो आप देखिएगा कि इस तरह से जो वनस्पतियां होती हैं, देखिए ये जो जैसे क्या है, ये साल्टी वाटर है और देखिए मैंग्रोव के वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। ठीक है, और ये मैंग्रोव की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, डेंस होती हैं और ये साल्टी वाटर से पेड़ को ऊपर उठाकर रखती हैं। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा नेट पे या इस स्लाइड पे भी आपको दिख जाएगा कि ये मैंग्रोव वनस्पतियां हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन मैंग्रोव वनस्पतियों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जो फीचर्स होते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन का। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंग्रोव स्पीसीज आर हाईली टॉलरेंट, ठीक है,
टू सॉल्टी वाटर, ये खारे जल को अधिक सहने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है? तो मैंग्रोव वनस्पतियां जो होती हैं वो खारे जल को सहने की बहुत अधिक क्षमता रखती हैं। दूसरा है ऑल मैंग्रोव प्लांट्स सेपरेट सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट व्हाइल एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू देयर रूट्स। बहुत से ऐसी मैंग्रोव प्रजातियां हैं, बहुत से क्या ऑलमोस्ट सभी मैंग्रोव प्रजातियां ऐसी हैं कि वो साल्टी वाटर के आसपास उगती हैं, खारे जल के आसपास उगती हैं। तो इनके अंदर एक एबिलिटी होती है, एक इनके अंदर क्षमता होती है कि ये खारे जल को निकाल दें या अवशोषण करें, लेकिन खारे जल को सेपरेट कर देती हैं, निकाल देती हैं। तो इनका क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें एक खास करके एबिलिटी होती है कि भाई जड़ें तो खारे जल को अवशोषित कर रही हैं, तो साथ में साल्ट भी आ रहा है, लेकिन पत्तियां इनकी क्या करती हैं, एक विशेष क्षमता या विशेष टेक्निक के तहत क्या करती हैं कि सॉल्ट वाटर को फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देती हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो इन टाइडल एरिया। जो ज्वारीय क्षेत्र होता है वहां पर क्या होते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियां उगती हैं। दे आर यूनिक रूट नॉट ओनली प्रोवाइड देम स्टेबिलिटी बट आल्सो कीप देम स्टैंडिंग फॉर्मली इन स्ट्रॉन्ग करंट एंड स्टॉर्म। तो ये जो मैंग्रोव हैं, ये वनस्पतियों की जड़ें होती हैं, इतना ज्यादा ये जकड़ के रखती हैं स्थल को, या इतना ज्यादा जमीन को पकड़ के रखती हैं कि वहां पर ये क्या करती हैं कि तूफानों से, या कहा जाए कि जो समुद्री लहरें होती हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से ये लड़ने में कैपेबल होती हैं और वृक्ष को बचा के रखती हैं, और जो कोस्टल एरिया है उसको भी बचा के रखती हैं। ठीक है? मैंग्रोव प्लांट्स develop special respiratory routes through which these plant exchange oxygen and carbon dioxide। इनके जो रूट सिस्टम होते हैं वो बहुत विशिष्ट प्रकार से बने होते हैं। ठीक है? जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करते हैं या उसको एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड। अब देखो ये जो रूट्स होते हैं इनका खास करके जो नेम है इसको जरूर याद रखिएगा, न्यूमाटोफोर्स। न्यूमाटोफोर्स, ये जो रूट है इनको इनको बोला जाता है। अब देखो इसमें हमने देखा भी था कि यहाँ पे जो मैंग्रोव के रूट्स थे वो देखिए ये क्या है कि मैंग्रोव के रूट्स क्या हैं कि ये इनको जलीय क्षेत्र से पौधों के तने को ऊपर उठा के रखे हैं। ठीक है? क्योंकि साल्ट से ये तने प्रभावित हो सकते हैं, तो इसलिए इनको ऊपर पुश करके या उठाकर रखते हैं। क्लियर है? अब देखो मैंग्रोव ट्री हैव रूट दैट ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी एंड कम अबव द सरफेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का वो अपनी तरफ खींचता है हर चीज को, लेकिन मैंग्रोव के रूट्स हैं ये प्लांट को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठा के ले आते हैं। मतलब एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है यहाँ पे इनके रूट सिस्टम पे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम करते हुए इसको ऊपर उठा कर रखते हैं। ठीक है? किसको? जो मैंग्रोव का प्लांट है या वेजिटेशन है। क्लियर है? मैंग्रोव ट्री ग्रो where there is lack of oxygen. To deal with this problem, additional roots are found in mangrove plant which are called एडाप्टेशन रूट्स। तो इसको उस क्षेत्र में ये मैंग्रोव उगते हैं जहां के जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए इनकी जो जड़ें हैं वो विशेष प्रकार का अनुकूलन व्यवहार करती हैं या एडाप्टेशन बिहेवियर करती हैं, जिससे इस समस्या से ये जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से मतलब एक तरह से डील कर लेते हैं या उसके साथ समायोजन करके रखते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखना है विविपैरी। विविपैरी का मतलब होता है कि किसी भी जीव में या किसी भी पादप में ऐसी क्षमता होती है कि उसका जो इम्ब्राय है, भ्रूण है, वो अंदर ही बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है और वो बाहर की तरफ जब होता है तो वो बच्चों के रूप में निकलता है। जैसे मनुष्य जो होता है वो बच्चे क्या होते हैं, अंदर ही इम्ब्राय में ही जो फीमेल होती है उसके पेट में ही बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना कि इनकी जो सीड्स होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स के जो मैक्सिमम प्लांट्स के सीड होते हैं कि वो जमीन पे आते हैं, यहां जमीन के संपर्क में आकर उनमें स्प्राउटिंग होता है, अंकुरण होता है। लेकिन जो मैंग्रोव वेजिटेशन होते हैं इनकी एक खास विशेषता है कि ये जानते हैं साल्टी वाटर में होते हैं, अगर इनके सीड गिरेंगे साल्टी वाटर में तो मोस्ट प्रोबेबल है कि साल्ट की वजह से, खारे पानी की वजह से ये जो सीड्स हैं वो नष्ट हो जाएं। ठीक है? या इनकी क्षमता दुष्प्रभावित हो जाए, स्प्राउटिंग न कर पाए। तो और जाहिर सी बात है कि हमेशा टाइड आती रहती है, तो इसलिए इनके जो प्लांट्स होते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं, एक विशिष्ट रणनीति को अपनाते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि जो प्लांट का सीड है वो अंदर ही अच्छे से इम्ब्राय के रूप में डेवलप हो चुका होता है कि जैसे ही वो सीड जमीन पर गिरता है वो स्प्राउटिंग शुरू करके ग्रो करना शुरू कर देता है, ज्यादा टाइम नहीं होता है उसके पास। क्लियर है? तो यही है, सम स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव लाइक एवेसिनिया अल्बा सो
cryptovivipary. Under the cryptovivipary process, the process of embryo development start even before the fruit fall from the tree. मतलब इसमें जो एम्ब्रॉइंग है या इसकी स्प्राउटिंग है जो सीड से, वो उसी समय शुरू हो जाती है जब फल जो है पेड़ से लगा होता है, ठीक है। और बाकी प्लांट में क्या होता है, जब फल पेड़ से पक कर गिर जाता है उसके बाद उसमें एम्ब्रॉय डेवलपमेंट शुरू होता है। बट इसमें क्या है कि पहले ही एम्ब्रॉय जब प्लांट से फ्रूट लगा होता है तभी उसके समय ही क्या होता है, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट शुरू होता है। मतलब स्प्राउटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है कि जैसे ही वो जमीन के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा, उस तुरंत जमना शुरू कर देगा, रूट सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा, लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये इनकी स्पेसिफिक है। इसी तरह से जो होता है ना, वो कोकोनट है, नारियल भी इसी तरह से करता है कि नारियल भी मोस्टली क्या है, कोस्टल एरिया में होता है। नारियल का जो ट्री है वो विशेष तरह का अपनी रणनीति अपनाता है कि जो आउटर सेल है, नारियल को देखेंगे कच्चा नारियल की आउटर सेल जो होती है वो बहुत सख्त होती है और चिकनी होती है, कि अगर नारियल पक के गिरता है कोस्टल एरिया में तो जाहिर सी बात है कि नारियल को पता है ये चीज कि ये कोस्टल एरिया में गिरेगा और साल्ट वाटर के ये कांटेक्ट में आएगा, साल्ट वाटर इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, इसको और अच्छे तरीके से सड़ाएगा, गलाएगा। तो उसमें भी यही काबिलियत होती है कि उसका आउटर सेल इतना हार्ड होता है कि साल्ट वाटर उसका ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता है और 6-6 महीने साल साल भर वो साल्टी वाटर में नारियल तैरता रह सकता है। और जैसे ही कोस्टल एरिया उसको मिलेगा तुरंत स्प्राउटिंग करके जमना शुरू कर देता है। उसको पता है कि ज्यादा अवसर नहीं मिलेंगे। क्लियर है। और हम लोग को पता है कि हम लोग की बहुत स्ट्रेटजी होती है, जानवर है उनकी बहुत स्ट्रेटजी होती है, बट जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। आप जानते हैं कि जो पीचर प्लांट्स होते हैं या जो बाकी होते हैं वो अपने क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी को या लैकनेस ऑफ नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे कीटों को, इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं अपने एंजाइम के थ्रू, ठीक है। और बाकी जो प्लांट्स हैं फ्लावरिंग करते हैं और कलरफुल और बहुत जो है चटकीले फूल जो खिलते हैं प्लांट्स के, वो भी प्लांट्स एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल पर्पज को फुलफिल करने के लिए जो होता है पॉलिनेशन, परागण को पूरा करने के लिए क्या नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं कि बाकी जानवर नेक्टर्स के लालच में आएंगे, और कलरफुल होते हैं कि ताकि इस कलर को देखकर बाकी जो इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं वो आएं और हमें पॉलिनेशन करें या हमारा पॉलिनेशन करते हुए जाएं। क्लियर है। चलिए, दीज प्लांट्स हैव थिक स्मूथ लीव्स टू प्रिवेंट द इमिशन ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। एक होता है कि देखो ये ऐसे ट्रांजिशन जोन में उगते हैं कि जहां पे फ्रेश वाटर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। साल्टी वाटर तो होता है बट फ्रेश वाटर कम होता है। अब ये जो प्लांट्स हैं ये एक विशेष स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के थ्रू साल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं। अब इनके लीव्स में, इनके रूट्स में या इनकी स्टेम में, इनकी ब्रांचेज में, ठीक है, इनकी पत्तियों में, इनकी तनाव में, इनकी शाखाओं में, इनकी जड़ों में जो स्वच्छ जल होता है उसको बचाने के लिए ये विशेष प्रकार की रणनीति अपनाती हैं कि अपनी लीव्स को, जो अपनी पत्तियां होती हैं, उसको मोटी चिकनी कर लेती हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि यहां से वाष्पीकरण नहीं होता है। ठीक है। बहुत से ऐसे प्लांट्स आपने देखा होगा जैसे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। साइट्रस फ्रूट में आपने देखा होगा जैसे नींबू है, ठीक है, नींबू है, या आपने देखा होगा मौसमी लाइम को देखा होगा। ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को बहुत मोम की तरह से चिकना कर लेते हैं, स्मूथ कर लेते हैं ताकि इवापो ट्रांसपिरेशन ना हो, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यहां से ना हो और जल बचा रहे। क्लियर है। तो ये जो था ये हमारे मैंग्रोव की जो विशेष स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू मैंग्रोव क्या करते हैं कि अपने इकोसिस्टम या इन मैंग्रोव के इसी विशेषताओं के कारण मैंग्रोव इकोसिस्टम में अपना इंपॉर्टेंस शो करते हैं या अपना इंपॉर्टेंस दिखाते हैं या कहा जाए कि प्रदान करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है मैंग्रोव का वो क्या है। तो मैंग्रोव की तो विशेषताएं हम लोग देखे कि जो इनकी विशेषताएं शो करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये किस लिए हमारे लिए पारिस्थितिक तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं। यहां पर तो ये देखना है कि ये पारिस्थितिक तंत्र में अपनी भूमिका क्या निभाते हैं या इनसे जो बाकी जो फ्लोरा एंड फाउना है, जैव विविधता है, वो कैसे लाभान्वित होती है। तो पहला तो यही होता है कि दे सर्व एज ए शेल्टर फॉर मेनी स्पीसीज। तो आप देखेंगे कि हमने जो देखा कि जो इनकी जड़ें थी, इन जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को यहाँ पे आश्रय देते हैं कि बहुत से जीव होते हैं इनकी जड़ों में आकर सुरक्षित महसूस करते हैं। और कई मछलियों की प्रजातियां जैसे शार्क है, शार्क मछली के बच्चे जब शार्क
शार्क मछली बच्चे देती है, ध्यान रखिएगा शार्क मछली है लेकिन शार्क मछली की बच्चे देती है, ठीक है। तो ये शार्क मछली जब बच्चे देती है, ठीक है, तो ये छोटे बच्चे जाहिर सी बात है कि खुले समुद्र में जाएंगे तो वहां शिकार हो जाएंगे, खुद शिकारी शार्क है लेकिन बच्चे तो क्या है, वनरेबल हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो उनका शिकार हो जाएगा। तो ये बच्चे क्या करते हैं कि 2 साल तक लगभग इन्हीं मैंग्रोव रूट्स में रहकर या इन्हीं क्षेत्रों में छुपे रहकर शिकार करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। फिर जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, खुद शिकारी के रूप में एक सुरक्षित हो जाते हैं, तब ये खुले सागरों में फिर चले जाते हैं। तो बहुत से ऐसे टर्टल्स की स्पीसीज हैं, टर्टिस की जिसको बोलते हैं उसकी स्पीसीज है जो इन्हीं मैंग्रोव क्षेत्रों में निवास करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ये बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सेक्टर है या ये जो मैनग्रूव होते हैं, ये क्या होते हैं, क्राइडल्स होते हैं या पालना होते हैं, जहां पर क्या होता है कि बहुत से स्पीसीज क्या करते हैं कि हैबिटेट या आवास प्राप्त करते हैं या आहार प्राप्त करते हैं, कि वो अपना खाद्य पदार्थ यहां पर प्राप्त करते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, दे वर्क एज नेचुरल वाटर प्यूरिफायर। अब देखो ये क्या करते हैं ना कि नेचुरल वाटर प्यूरिफायर के रूप में काम करते हैं, कि यहां पर क्या होता है कि जो मैनग्रूव होते हैं ये क्या करते हैं कि मैनग्रूव वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, या जो जल होता है उसको यहाँ पर ये मैनग्रूव क्या करते हैं कि प्यूरिफाई करते हैं, साल्ट अलग करते हैं और बाकी ये प्यूरिफाई होकर या यहाँ पर ये मैनग्रूव रहते हैं कि नमक को अलग कर देते हैं और फ्रेश वाटर को अलग कर देते हैं। देयर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन their joints that filter the water and separate the sediments or nutrients from them and affect the clean water in the sea। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो मैनग्रूव हैं ये सागरी जल से नमक को अलग करते हैं। बहुत से जीव रहते हैं जो यहाँ के नमक को क्या करते हैं, थोड़ा अलग कर देते हैं इसके, और इससे क्या होता है कि जो मैनग्रूव होते हैं वनस्पतियां, ये स्वच्छ जल प्रदान करती है या न्यूट्रिशन यहाँ प्रदान करती है। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है मैनग्रूव वेजिटेशन का, ठीक है। फिर क्या है, दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी स्पीसीज। यहां पर शेल्टर की बात की गई थी, यहां पे क्या बात की जा रही है कि ये बहुत से स्पीसीज को क्या करते हैं, फूड अवेलेबल कराते हैं, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। क्लियर है, तो ये मैनग्रोव जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत से जीव रहते हैं, छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, बाकी चीज रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको खाते पीते हैं यहाँ पे जीवों को, या मैनग्रोव के फ्रूट्स भी होते हैं, इनकी लीव्स भी होती हैं, उनको भी खाते पीते हैं, तो वो बहुत से लोगों को क्या करते हैं, फूड अवेलेबल कराते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब इनको जो हमने रूट सिस्टम देखा था कि बहुत झकड़ा जड़ें होती हैं, बहुत डेंस होती हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा टाइड आती रहती है, ज्वार भाटा आता रहता है, और खास करके कि जब प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होता है, तो स्थलीय भाग से पानी बहुत तेजी के साथ प्रवाहित होकर इधर की तरफ आता है, तो उससे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन होने की खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो ये क्या करते हैं कि मृदा अपरदन को रोकने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर क्या है, द प्लांट्स फाउंड इन देम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मैनग्रोव प्लांट्स हैं जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, इनमें बहुत प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग बस इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो इस चैप्टर को या इस टॉपिक को हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं लेकर जा रहे हैं, डेप्थ में थोड़ा सा वहां लेकर जाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करेंगे, तो वहां पे इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। बट यहाँ पर हमारा पर्पज है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करा दिया जाए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना कि जो तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं बेचारे, ठीक है, पढ़ते भी बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो मेरा पर्पज है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए ताकि एक अच्छी समझ सब्जेक्ट के बारे में हो। जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम चाहे जितना अच्छे तरीके से उस पर महल बना लें, जब तक नींव ही अच्छी नहीं है तो उस पर क्या हम महल बना के रखेंगे, ठीक है, वो ज्यादा वीक होगा। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा हमारा तो हम बहुत सी चीजों को अच्छे तरीके से करने में या बहुत से क्वेश्चन को हम करने में कैपेबल होंगे। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे या देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो आप खास करके एक चीज देखेंगे कि चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक इंफॉर्मेशन या फाउंडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है, चलिए फिर क्या है, लिवंडीज lavondies are produced on the leaves from mangrove trees which work to
ब्लॉक द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन्स। तो इनके देखो, इनके क्या होता है ना कि जो मैंग्रोव के लीव्स होते हैं उसमें विशेष प्रकार का तत्व होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, या उसको क्या करती हैं यहाँ पे अवशोषित कर लेती हैं, या उसको यहाँ पर कम करती हैं उसके दुष्प्रभाव को, जिससे ये अल्ट्रावायलेट रेज हमको अफेक्ट नहीं कर पाती है। अदरवाइज जानते हैं आप कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज कितना हानिकारक हमारे लिए होती हैं, हमारे हेल्थ पे कितने प्रकार के दुष्प्रभाव डाल सकती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के जो चर्चा करेंगे उसमें देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं हमें कितना अफेक्ट करती हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं, दे वर्क टू कंट्रोल फ्लड इन कोस्टल एरिया, प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ या बैड इफेक्ट ऑफ सुनामीज। देखो, जो हम लोग देखा था कि जो 2004 में भारत में सुनामी आई थी, ठीक है, उससे क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कोस्टल एरिया बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। नागपट्टनम खास करके तमिलनाडु का इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि ऑलमोस्ट वहां पे 11,000 लोग कैजुअलिटी मतलब मारे गए थे, कैजुअलिटी उनकी हुई थी। तो उसमें देखा गया था ना कि जहां पे अगर कोस्टल एरिया में मैंग्रोव है वहां पर सुनामी का डिजास्टर रूप उतना ज्यादा इंटेंस नहीं था, उतना ज्यादा भयंकर नहीं था। लेकिन जहां पर कोस्टल एरिया में मैंग्रोव वेजिटेशंस नहीं थी, वो क्या किया था, वहां पे सुनामी ने डायरेक्टली हिट किया था और बहुत तेजी के साथ क्या किया था, नष्ट किया था सामने वाले क्षेत्र को या जो आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन जहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां थी, वेजिटेशंस थी, वहां पर ये बहुत ज्यादा नष्ट नहीं कर पाया था। क्लियर है? तो ये क्या करता है कि कोस्टल एरिया में एक बैरिकेड के रूप में काम करता है, एक दीवार के रूप में काम करता है, जिससे फ्लड होती हैं या जो सुनामी है उसका इफेक्ट बहुत कम होता है या मिनिमाइज होता है, या कह लें शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, ठीक है। दीज ट्री हैव इमेंस इकोनॉमिक बेनिफिट। इनका क्या होता है, आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। जैसे जानते हो अब तो खैर बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत से ऐसे पदार्थ आ गए हैं जिनसे जो कोस्टल एरिया में जो बोट्स बनती हैं, नाव बनती हैं, वो बनती हैं, ठीक है। फाइबर आ गया है, टीन आ गया है, सब कुछ आ गया है, स्टील आ गया है। बट बहुत ज्यादा छोटे छोटे जगहों पे या जो अब छोटे फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वो अभी भी अपनी नावों के निर्माण के लिए क्या करते हैं, मैंग्रोव लकड़ी को चुनते हैं, मैंग्रोव लकड़ी को ही लगाते हैं नीचे वाली तली में, जो हमेशा जल में भीगा रहती है नाव का क्षेत्र। क्यों? कि ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है ना, इसकी जो वुड है, लकड़ियां हैं, वो बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, ये जल्दी पानी में सड़ती नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इनका ये आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स इसके हैं, इंपॉर्टेंस है। और फिर क्या करते हैं ना कि इनकी अंदर जो होते हैं स्टोरेज ऑफ एनर्जी बहुत हाई होती है। जैसे अगर आप जितना 5 टन कोयला जलाकर जितनी एनर्जी प्राप्त करेंगे, 5 टन कोयला जलाने से जितनी आपको एनर्जी मिलेगी, उतनी एनर्जी आपको 1 टन मैंग्रोव वेजिटेशन से मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब समझ लो कि इसमें एनर्जी की कैपेसिटी कितनी अधिक होती है कि आप 5 टन कोयला जलाकर जितनी क्वांटिटी में आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, 1 टन मैंग्रोव से ही उतनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही मैंग्रोव के लिए सबसे बैड लक है मैंग्रोव का, कि इसकी इंपॉर्टेंस ही इसके खात्मे की सबसे बड़ी जिम्मेदार है, कि बहुत ज्यादा मात्रा में मैंग्रोव वेजिटेशन को भारत में भी काटा गया है और पूरे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी काटा जा रहा है इसको। तो यही है कि इसका इंपॉर्टेंस इसका दुश्मन बना हुआ। और जानते हो कि हम लोग भी देखते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्लियर है? मनुष्य हो चाहे कोई वस्तु हो, और जो जिसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा काम आता है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई वस्तु हो, उसका सबसे ज्यादा शोषण होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंस देख लिया हमने। अब यहां पर देखते हैं कि इंडिया में मैंग्रोव की क्या कंडीशंस हैं या क्या स्टेटस है। तो इस टॉपिक को ज्यादातर हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट यहां पे थोड़ा सा एक हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें क्या अप्रोच रखनी है जब मैंग्रोव वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हर 2 साल में भारत में क्या होता है कि फॉरेस्ट सर्वे आते हैं, हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे आते हैं। अभी जो फॉरेस्ट सर्वे आया था ये 2023 पे बेस्ड था और 18 फॉरेस्ट सर्वे था। तो हर साल क्या होता है ना कि इंडिया में फॉरेस्ट सर्वे, हर 2 साल पे फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट्स आती हैं, जिनमें फॉरेस्ट कवर एरिया, ट्री कवर एरिया और मैंग्रोव के बारे में आपका कुछ न कुछ स्टैटिक्स होते हैं, कुछ न कुछ डेटा होते हैं। तो उस डेटा को हम लोग को देखना है और इस एरिया को देखना है कि भारत में मैंग्रोव कहाँ कहाँ है। तो देखो, अभी क्या हुआ है कि अभी भारत में जो मैंग्रोव कवर एरिया हैं वो कितने हैं, 4,991 स्क्वायर किलोमीटर, 4,991 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारे यहाँ मैंग्रोव हैं, जो कुल एरिया के कितने हैं, 0.15%, 0.15% है,
टोटल हमारे भौगोलिक क्षेत्र के, ठीक है। अब देखो ये जो है, इसमें जो पहले जनगणना हुई थी ये क्या थी, 18th रिपोर्ट थी। तो जो 17th रिपोर्ट थी उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में 4.73 स्क्वायर किलोमीटर इसमें कमी आ गई है। इसका मतलब है कि 18वीं वन रिपोर्ट जो 2023 में की डाटा पे आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है, उसकी उसमें पहले की आंकड़े की तुलना में कमी आई है। इसका मतलब है कि मैंग्रोव के क्षेत्रफल में कमी आई है। अब देखो आपको यहां पे करना क्या है कि यहां पे तो मैंने बस ये चीज बता दिया। अब आप जब रिपोर्ट आएगी ना, तो यहां पे इस तरह के डेटा होते हैं कि मैंग्रोव का क्षेत्र बढ़ा है कि कम हुआ है, अगर कम हुआ है तो किस स्टेट में कम हुआ है, और बढ़ा है तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा बढ़ा है। इस तरह के भी आंकड़ों को आपको पढ़ना है, इन तरह के डेटा को भी क्या करना है आपको अपने स्टडी फोकस्ड जो आपका एरिया होगा उसमें शामिल करना है। क्लियर है। फिर देखो वेस्ट बंगाल में इनका क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज है, ठीक है, किसका, जो हमारे यहाँ मैंग्रोव वेजिटेशन हैं, ठीक है। और जो सुंदरबन डेल्टा है उसमें जानते हैं कि पूरा सुंदरबन डेल्टा क्या है, मैंग्रोव वेजिटेशन वाला है। फिर गुजरात में भी है, और अंडमान निकोबार में ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है इनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन है, वो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तो ये क्या है, लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इन इंडिया है, ठीक है। अब देखो इट इज लिस्टेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और सुंदरबन डेल्टा को क्या देखते हैं आप, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी के रूप में भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसको इंक्लूड किया है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर द फॉरेस्ट इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। जो हमारे यहाँ सुंदरबन क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन है, जो गंगा की डॉल्फिन है उनके लिए भी है। और एस्योराइन क्रोकोडाइल्स जो हैं, ठीक है, वहां पे भी हैं। अब जानते हैं क्रोकोडाइल जो होता है भारत में तीन तरह के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, एक होता है साल्टी वाटर क्रोकोडाइल, और एक घड़ियाल जो होता है वो क्रोकोडाइल का ही सब स्पीसीज है। तो तीन तरह के क्रोकोडाइल भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंग्रोव के बारे में इंडिया में था, अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू, आप देखेंगे तो इंडिया में देखिए मैप के थ्रू, तो ये जो वेस्ट बंगाल का जो ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर है, गुजरात का जो कच्छ का एरिया यहाँ पे मैनग्रूव है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया यहाँ पे मैनग्रूव है, अंडमान निकोबार का यहाँ पे मैनग्रूव है, और महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में भी मैनग्रूव है, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में भी है, ठीक है, ओडिशा के कोस्टल एरिया में भी मैनग्रूव है। तो ये भारत में मैनग्रूव के क्षेत्र हैं जहां पर मैनग्रूव वेजिटेशन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि भारत में या भारत सहित पूरे विश्व में मैंग्रोव वनस्पतियों को क्यों काटा जा रहा है, या इनकी क्यों हानि हो रही है, किस वजह से मैंग्रोव वनस्पतियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। या क्या वजह है कि मैंग्रोव वेजिटेशन भारत सहित पूरे विश्व में संकट में है। तो देखो जब हम लोग जानते हैं कि जो चीज इतना बेनिफिट देगी वो उतना ही संकट में रहेगी, ज्यादा जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा उसका उतना ही एक्सप्लॉयटेशन होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। हम लोग पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति आपके काम का जितना होता है, हम सभी उसका मिलकर क्या करते हैं, अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, या कहा जाए शोषण कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा होना भी कभी कभी बुरा हो जाता है, कि आप जितना अच्छा रहेंगे आपका शोषण होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। और हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसको फील किए होते हैं कि हाँ, मेरा अच्छा होना ही मेरे लिए कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग का गुनाह हो जाता है, या हम लोग के लिए हार्मफुल हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। बट चलिए यहां पर देखते हैं फिर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब हम लोग के यहाँ कृषि के लिए भूमि चाहिए, तो भूमि का जाहिर सी बात है कि भारत सहित पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर भारत के रेफरेंस में देखा जाए, पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और इस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भाई लिवलीहुड के लिए क्या चाहिए, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से खाना चाहिए, और एग्रीकल्चर से ही ज्यादातर खाना आता है, ठीक है। इक्वेटिक एरिया से भी आता है, बट एग्रीकल्चर जो कृषि करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, उससे हम लोग खाना ग्रहण करते हैं। अब जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भी जितनी जनसंख्या, जितने आप क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल है, और जनसंख्या क्या हो गई है, 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। तब 36 करोड़ जनसंख्या थी 1947 में, आज हो गई है 145 करोड़, तो 3 गुने से भी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। लेकिन जमीनें जो है वो तो एकदम स्थिर हैं, बल्कि कुछ ना कुछ कमी हुई होंगी, ठीक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने इलीगल क्या किया हुआ है, उसको इंक्रोचमेंट किया हुआ है, दबा के बैठा हुआ है दोनों देश, ठीक है। चलिए,
तो यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे कृषि भूमि के विस्तार के लिए हम मैंग्रोव क्षेत्र को क्या करते हैं, काट देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब होता है जल कृषि। जल कृषि का मतलब है कि हम उन एरिया में क्या करते हैं कि जैसे झींगा पालन हो गया, श्रिम्प, जैसे यहाँ पे श्रिम्प लिखा हुआ है, झींगा पालन हो गया, केकड़ा पालन हो गया, या मोती के लिए जो हम सीपी पालन करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओयस्टर का फार्मिंग हो गया, ये सब चीजें जो करते हैं उसके लिए भी मैंग्रोव को क्या करते हैं, काट देते हैं। क्लियर है? तो ये सभी काम करने के लिए हम मैंग्रोव क्षेत्रों को या मैंग्रोव वनस्पतियों को काट देते हैं। फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स। जानते हो कि जो टूरिज्म है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होता है, कोस्टल एरिया में भी बहुत ज़्यादा ये फ्लरिश कर रहा है या बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की एक जो कैपेबिलिटी होती है या कहा जाए कि एक दृष्टि होती है, उसकी वजह से जो होटल इंडस्ट्री है वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा डेवलप करना चाहती है। और बाकी नहीं होता है कि हमारे यहाँ रूम लीजिए, आपको सी व्यू मिलेगा, एकदम समुद्र का दर्शन होगा और तीन तरफ से सी व्यू मिलेगा, मतलब तीन तरफ से समुद्र देखिए। तो ये जो एक प्लान होता है उसकी वजह से क्या करते हैं, ये मैंग्रोव वेजिटेशन को काट के वहां पे होटल बना देते हैं या वहां पे रेस्टोरेंट बना देते हैं। तो उसकी वजह से होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, जैसे फिशिंग इंडस्ट्री हो गई, या उस माइनिंग करने वाली हो गई, या सी वीड को प्रोसेसिंग करने वाली हो गई, या तटवर्ती क्षेत्रों में भी बहुत से पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री हो गई, फिर पेट्रो रसायन इंडस्ट्री हो गई, या आयरन स्टील इंडस्ट्री होंगी, या बहुत सी इंडस्ट्री क्या होती है कोस्टल एरिया में स्टेबल की जाती हैं। तो इसे भी मैंग्रोव वेजिटेशन को काटा जाता है। फिर क्या है, हार्बर बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, या पोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे मैंग्रोव वेजिटेशन को काट दिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और हम लोग क्या करते हैं कि इस इन निकले हुए हमारे औद्योगिक क्षेत्रों से इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको इन्हीं मैंग्रोव क्षेत्रों में क्या कर देते हैं, हम लोग ओपनली डिस्चार्ज कर देते हैं, डंप कर देते हैं, लैंड फिल कर देते हैं यहाँ पे उन सॉलिड वेस्ट को। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मैंग्रोव वेजिटेशन नष्ट होने लगती है। भाई कितना ये सहेंगी बेचारी, ठीक है। जो ज्यादा हमारे जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं या टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं या उनको प्रोवाइड कर देते हैं। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारे, या शहरों से निकला हुआ भी जो अपशिष्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वहीं पर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो शहरों से निकला हुआ वेस्टेज तो उतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन हानिकारक तो होता ही है। बट क्या होता है कि इसको हम लोग ओपनली डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंग्रोव को हानि होती है, ठीक है। फिर अब क्या है, क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है कि इन मैंग्रोव को जो इनकी सहने की कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होती जा रही है, या जलवायु परिवर्तन के कारण जो क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, या ड्रॉट, सूखा आ जा रहा है, या जो आपका चक्रवात है, इनका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। सुनामी की वजह से भी क्या होता है, इनको बहुत नुकसान होता है कि सुनामी की जो वेव्स हैं या लहरें हैं वाकई ही इनको हिट करती हैं। तो भाई ये एब्जॉर्ब तो करते हैं सुनामी को, बट एक लिमिटेड एरिया में ही कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जब सुनामी आएगी तो इनको भी तो नुकसान होता ही होता है, ठीक है। साइक्लोन आते हैं, ठीक है, जो साइक्लोन चक्रवात आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, वो इनको हिट बार बार करेंगे, और ज्यादा मैग्नीट्यूड के, ज्यादा जो गहनता वाली या बड़ी चक्रवात तूफान आएंगे तो इनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब फ्लड कंट्रोल में भी इनका यूज किया जाता है, बट ये इनका क्या है कि लॉस होने का मतलब एक रीजन है कि फ्लड कंट्रोल में तो करते हैं ये, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, बट उसी वजह से इनका नष्ट भी होता है कि अलग जगह इनको हम रोपण कर लेते हैं इस तरह से कि इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। चलो, तो ये जो था हमारा कि भाई हमारे यहाँ मैंग्रोव वेजिटेशन को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। अब मैंग्रोव के लिए कौन से, देखो यहाँ पे मेजर्स टू कंजर्व मैंग्रोव एट ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वेजिटेशन को या मैंग्रोव इकोसिस्टम को, यहाँ वेजिटेशन नहीं इकोसिस्टम ही बोला जाएगा, मैंग्रोव इकोसिस्टम को संरक्षण देने के लिए बहुत ज्यादा काम किया जाता है। और काम करने वाले कौन कौन से हैं, तो जैसे यूनेस्को है, ये मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए काम करता है। ISME है, इंटरनेशनल कमिटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए काम करती है। UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। फिर IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। रामसर कन्वेंशन है, रामसर जो संधि है ये वो भी है इसमें। या UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी है इसको। या वेटलैंड इंटरनेशनल है, जो आर्द्र भूमि, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संगठन, ये भी है। तो बहुत से ऐसे
संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंग्रोव के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है, बट हमको जितना मैंग्रोव को जिस एरिया में या जितने क्वांटिटी में चाहिए या जितना इंपॉर्टेंस है मैंग्रोव को, हम इसको बचाने में अभी तक कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं इस इकोसिस्टम को, जबकि इस इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो पहले क्या है कि इसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कुछ उपाय हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत यहाँ पे सही है। तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। एक होता है कि जैसे उनको एक प्रशिक्षण दिया जाए लोगों को, कोस्टल एरिया में जो लोग हैं उनको बताया जाए मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। फिर क्या है, कंजर्वेशन एंड लिस्टिंग, जो मैंग्रोव हैं उनको लिस्ट बनाया जाए उनका, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से बताया जाए कि कहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियां किस कंडीशन में हैं, इनका संरक्षण कितना किया गया है, नहीं किया गया है, क्या उपाय किए गए, सब की तरह से, ठीक है। स्टडी ऑफ द स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म, जो इनका अध्ययन किया जाए कि मैंग्रोव की क्या स्थिति है, वहां पे इसका पर्यावरण में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसकी एक तरह से उपयोगिता है, और टूरिज्म से कर कर इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई आप जाइए मैंग्रोव एरिया में टूरिज्म कीजिए, उनके इंपॉर्टेंस को देखिए, ठीक है। फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नर्सरीज एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन मैंग्रोव एरिया, वहां पे क्या किया जाए, नर्सरी बनाए जाए, प्लांटेशन किया जाए, पौधों का रोपण किया जाए, और फिर मैंग्रोव क्षेत्रों में इनको रोप दिया जाए या लगा दिया जाए जिससे मैंग्रोव बढ़े, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरिया, जो मैंग्रोव के क्षेत्र हैं वहां पे उनको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि वहां पर उनका ज्यादा विदोहन न हो पाए, इनको ज्यादा नुकसान न हो पाए। फिर क्या कर सकते हैं, पब्लिशिंग ग्लोबल एटलस, ठीक है, मैंग्रोव के जो क्षेत्र हैं उनका एटलस बनाकर उनको पब्लिश किया जाए ताकि ये स्थिति पता चले कि किस क्षेत्र में मैंग्रोव वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं। क्लियर है। तो ये जो था हम लोग का मैंग्रोव से रिलेटेड चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने मैंग्रोव के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा कि मैंग्रोव क्या होता है, मैंग्रोव इकोसिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंग्रोव इकोसिस्टम हमारे लिए कितना बेनिफिट देता है, इसके लिए थ्रेट क्या है या इसके लिए कौन कौन से संकट हैं, मैंग्रोव को कैसे संरक्षित करना है, इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक